उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं श्रीमान सुरेश खन्ना जी, लोकप्रिय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, यहां की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा, श्री मोहसिन रजा जी, विधायक श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्री लालजी निर्मल जी, डॉक्टर नीरज जी बोरा विधायक, श्री योगेश शुक्ला जी विधायक, श्रीमती जया देवी विधायक, श्री अमरेश कुमार जी विधायक, श्रीमती प्रियंका रावत, श्री विजय बहादुर पाठक, श्री कमलेश मिश्र और महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी। साथियों, आप सबने एक बात सुनी होगी और प्रायः बात चर्चा में रही है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया से मेरा मतलब यह है कि दुनिया के किसी देश में जहां भी सोने हुआ करते थे तो वह सोने घूम फिर कर यदि किसी एक देश में पहुंचते थे तो हमारा आपका देश या भारत था जहां पर भी वो पहुंचते थे। और साथियों, इसलिए ऐसा होता था क्योंकि एक देश के रूप में हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के भी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम प्राचीन काल में भी कोई देश करता था। उस देश का नाम है भारत। सारी दुनिया के लोगों की डिमांड को भी हम पूरा करने का काम करते थे। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सबकी आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर जो यहां मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया, और उस महत्व के वो हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आजादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही कि असल में वह बड़े उद्योगों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। यदि वह बड़े उद्योगों पर ध्यान देते तो भारत में बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति आ गई होती और हमारे उद्योग बहुत विकसित हो चुके होते। लेकिन उनकी उस सोच का परिणाम था कि भारत के बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए, साथ ही साथ भारत के जो छोटे उद्योग थे वह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए, और यदि मैं कहूं कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस कारण जो आप जैसे भारत के छोटे उद्यमी थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था, और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा कि अब ये लोग बीती बातें हो गई हैं इन लोगों की। ऐसा कहा जाने लगा कि आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, आपकी परंपरा भी अब बहुत पुरानी हो गई है। अब यदि आपने किसी तरह से सामान बना भी लिया तो अब ग्लोबल मार्केट में और देश दुनिया के मार्केट में उस तरीके से नहीं बिकेंगे जिस तरीके से बिकना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों कि पर्याप्त ध्यान देने की न देने की वजह से भारत के आप जैसे परंपरागत श्रमिकों की यह जो स्वर्णिम प्रतिभा थी
वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले की सरकारों द्वारा आप जैसे कारीगरों की क्षमता पर अविश्वास किया गया और आपके आत्मसम्मान पर भी मैं मानता हूं कि बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई। इसमें आप लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई वह तो अलग की बात है, लेकिन 2014 में जब हमें आप सबका आशीर्वाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो हम सभी ने सरकार में आने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि हम भारत की इस महान विरासत और भारत की इस महान परंपरा को समृद्ध बनाने की दिशा में जिस हद तक हमको काम करना होगा हम काम करेंगे। हम इसको पुनर्जीवित करेंगे। अपने हुनर हाट और उस्ताद योजना जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम से आपकी विरासत को न सिर्फ संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि आप जो सामान बनाएं उसकी भारत तथा देश दुनिया की मार्केट में डिमांड बढ़े, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी यदि मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश की जो जरूरत की चीजें हैं वह भारत में ही बने और इससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और हम आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। साथियों, मुझे रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है और रक्षा मंत्रालय में मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले बामुश्किल 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में होता था, लेकिन आज हम 16,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आगामी एक साल के अंदर ही शायद यह आंकड़ा हमारा 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जितने ऑर्डर हमको प्राप्त हुए हैं। जहां तक घरेलू रक्षा उत्पादन डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का प्रश्न है, वह जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घरेलू रक्षा उत्पादन है, आपको जानकर खुशी होगी यह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। यानी जो अब तक भारत का रिकॉर्ड है और सेना की जरूरत के साथ जो सामान हम सिर्फ बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बाहर के देशों को अब तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी सामानों की रक्षा सामानों की डिमांड भी सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं यह कहूं कि हम लोगों ने एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है और दुनिया के देशों ने भी इसकी सराहना की है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, आप सबने रहीम का एक दोहा तो निश्चित रूप से सुना होगा कि रहीमन देख बड़ेन को लगुन दीजिए डार, यहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। मतलब हर चीज का एक अपना महत्व होता है। यदि आपके पास कोई बड़ी और महंगी वस्तु आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो पहले से छोटी वस्तु थी उसका महत्व कम हो गया। हर वस्तु का एक अपना महत्व होता है। जहां सुई काम आ सकती है, वहां तलवार काम किसी भी सूरत में नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार भारी उद्योगों का भी एक अपना महत्व होता है। वह भी देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, लेकिन हमारे आप जैसे भाइयों का जो सूक्ष्म उद्योग धंधा है उस पर ध्यान न देकर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, हमारी सरकार की सोच है। इसलिए हमने सरकार में आने के बाद ही बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ छोटे उद्योग धंधों की तरफ भी एक विशेष ध्यान दिया है और दोनों के ही विकास के लिए काम किया है। हम सभी ने उन परंपरागत उद्योगों तथा सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए काम करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि इन्हें अब भारत के अतीत के रूप में नहीं बल्कि भारत के भविष्य के रूप में इन्हें देखा जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार का भी यह दृढ़ निश्चय है कि पहले की सरकारों ने जो गलती की सो की। वर्तमान में हम भारत के अपने कामगारों, कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक श्रमिकों के विकास के लिए काम करेंगे और आप सबको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके बल पर ही भारत आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों का संकल्प है।
साथियों, आप सबका अतीत जो गुजर गया, आप सबके भविष्य का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपके ही पूर्वज थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। तो यहां यह सोचने की बात है कि आखिर जो समाज कभी इतना वैभवशाली था, इतना समृद्ध हुआ करता था, जिसके कारण पूरा देश ही सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, उस समाज की प्रतिभा इतनी तेजी से लुप्त होने के कगार पर कैसे पहुंच गई, यह एक विचारणीय विषय है। साथियों, वैसे तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन जो कुछ कारण मैं समझता हूं उस पर मैं आपसे यहां चर्चा करना चाहूंगा। मेरी समझ में इसके कुछ कारण तो ये हैं कि आपसे आपका सम्मान छीना गया, आपके काम को कम करके आंका गया। भगवान विश्वकर्मा के प्रतिनिधियों को भगवान विश्वकर्मा के ही देश में पिछली सरकारों द्वारा ऐसा महसूस कराने का गलत प्रयास किया गया कि आप छोटे काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सबसे बड़ी बात यह थी कि आपके काम को उद्योग धंधों के लायक समझा ही नहीं गया और इस बात की ओर विचार ही नहीं किया गया कि आप लोग भी उद्योग धंधे खोल सकते हैं। आप लोग भी यदि आप लोगों को शायद यदि उचित सहायता प्रदान की जाए तो आप लोग भी भारत के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यह हमारी सरकार का पक्का विश्वास है। आप लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से भी अलग रखा गया और ऐसे ही कुछ कारण थे जिन्होंने हमारे कारीगरों की विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन साथियों, 2014 में जब आप सभी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से हम लोगों ने पहला काम किया कि आप लोगों को भारत की बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए। आप लोगों को जानकारी होगी, झोपड़ी में भी जो लोग उस समय रहते थे उनका भी बैंकों में अकाउंट खोलने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमने जब जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए तो हमारा यह कहकर मजाक उड़ाया गया कि इन खातों में 58, 54 और 1 रुपया जमा होगा। यहां तक कहा गया कि गरीबों के खाते बैंक के सिस्टम पर एक प्रकार से बोझ बन जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि जनधन योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचा और उन्होंने भी इसका लाभ उठाया है। आंकड़े यह बताते हैं कि 5 करोड़ से अधिक जनधन खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक जमा हो गए हैं और पैसे आपके हैं। और जिन जनधन खातों का मजाक उड़ाया गया, आज उन्हें जनधन खातों से आपको गैस की सब्सिडी मिलती है, आपको मनरेगा की मजदूरी भी मिलती है और उसी जनधन खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने भी विश्वकर्मा योजना जो जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उससे आप सबको सहायता भी प्राप्त होगी। साथियों, इसके अलावा हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आपको पहचान पत्र देने की भी एक पहल की है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर यह पहल की है। समाज में आपकी एक पहचान बने, इस दृष्टि से जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो कामगार बंधु हैं, उनकी स्थिति खराब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यह था कि पुरानी सरकारों द्वारा उनकी पहचान उनसे लगातार छीनी गई। आपके काम को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा बताया गया कि एक छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं आगे ऐसा किसी भी सूरत में न होने पाए। जब बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहचान पत्र हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर के पास अपना पहचान पत्र हो सकता है, तो आप सभी श्रमिकों, कारीगरों और कामगार बंधुओं के पास पहचान पत्र क्यों नहीं हो सकता, यह बात हम लोगों की समझ के परे है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपको सम्मान भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी और पहचान पत्र भी आपको दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा मैं एक और जरूरी बात आप सबसे करना चाहता हूं। वैसे तो आप सभी अपने अपने काम में पारंगत हैं, आप जानते हैं कि अच्छी कुशलता के साथ कैसे काम किया जा सकता है,
क्योंकि आपने इस विरासत को अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से हासिल किया है। पर साथियों, बाजार में भी आपको कोई सामान बेचना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला यह कि बाजार के लोग आजकल की किस प्रकार के सामान खरीदना चाह रहे हैं, और दूसरा आप किस प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी का सामान कम पैसे में बना पाएं ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा भी मिल सके। इन दो बातों का ध्यान हर एक छोटे बड़े उद्योग धंधों को रखना पड़ता है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि आप यह जान पाएं कि आजकल लोग किस प्रकार की चीजों को पसंद करते हैं और किस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपकी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, और जिसमें 5 दिन की बेसिक यानी प्रारंभिक और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी आपको दिलाई जाएगी। साथियों, अब यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार और पहले की सरकारों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले आप लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। यदि कुछ एक मौके पर उन्होंने ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की थी तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि यदि कोई हमारा कारीगर या कामगार ट्रेनिंग के लिए आएगा तो उनकी उस दिन की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उस दिन उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, हमारी सरकार ने इन दोनों ही बातों का ध्यान रखा है। सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग धंधे करने के लिए नए तौर तरीके से आप सभी परिचित हों, और ट्रेनिंग का मतलब कि सरकार आपको नई नई चीजें सिखाएगी। कई बार हमें यह भी लगता है कि जो हमारा तो यह पुश्तैनी काम है और यह काम बहुत सालों से करते हम चले आ रहे हैं, इस काम को भला हमें सीखने की क्या जरूरत है। यह बात सही भी है साथियों, पर इसके साथ साथ यह भी सही है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे बाजार भी बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं, और साथ ही लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। आजकल तो मैं देखता हूं कि मोबाइल फोन लगभग सबके पास है, और हमारी माताएं बहनें मोबाइल पर कोई हार या झुमका भी यदि देख लेती हैं, मोबाइल पर हार या झुमके का भी यदि कोई चित्र देख लेती हैं हमारी माताएं बहनें, तो तुरंत उसकी फोटो लेती हैं और सुनार बंधु के पास पहुंच जाते हैं कि जो हमें बिल्कुल इसी प्रकार का हार चाहिए, इसके अलावा दूसरे प्रकार का हार नहीं चाहिए। आज मोबाइल चलाने में कितनी पारंगत हो गई है। अब सुनार भाई भी देखते हैं तो पता चलता है कि वह हार या झुमका तो मशीन का बना हुआ है, किसी नई तकनीक से बना हुआ है, जिसे पारंपरिक तरीके से बनाना यह बहुत ही कठिन काम है। अब सुनार बंधु के सामने एक विकल्प तो यह होता है कि वह अपने ग्राहक को मना कर दे, दूसरा विकल्प यह होता है कि वह नए जमाने के अनुसार काम को सीखे और अपने ग्राहक को उसकी जरूरत के मुताबिक सामान दे और तब अपना व्यापार भी वह आगे बढ़ाए। साथियों, गहना तो क्या, अब मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव चौराहों की दुकान पर अब हंसिया, कुदाल और फावड़े भी बड़ी कंपनियों के द्वारा निर्मित बिक रहे हैं, खूब बिक रहे हैं। और ऐसे में आप सभी बहनों भाइयों को भी इस बात की जरूरत है कि आप नई नई चीजें सीखें, नए आप तकनीक अपनाएं और अपने काम को आप सभी आगे बढ़ाएं। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसलिए सरकार इस चीज की व्यवस्था कर रही है, कोई आपको यह सब चीजें सिखाई जाए, आपको यह सिखाया जाए कि कैसे कम से कम पूंजी लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। यह सिखाने की व्यवस्था पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से है। और इसके साथ ही साथ हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि आप यह सब सीखने के लिए आते हैं तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान हर दिन के हिसाब से आपको 500 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। बहनों भाइयों, हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं
हम जनता की समस्याओं को समझते हैं और उसका समाधान करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, इस योजना में हमने यह भी प्राविधान किया है कि यदि हमारे कारीगर और कामगार बंधु अपने काम धाम को फैलाना चाहते हैं या फिर अपने पारंपरिक श्रम से संबंधित कोई नया व्यवसाय वह शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बैंक से 9 के बराबर ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण भी प्राप्त हो जाए, यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर इस लोन से आपका बिजनेस अच्छा चल गया और 18 महीने बाद आपको यदि जरूरत पड़ी तो उस लोन को 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इस लोन की, इस ऋण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्ज आपको सालाना 5% तक के बेहद मामूली ब्याज दर पर मिलेगा, जो कि लगभग 9 के बराबर है। अगर आपको 10-15 साल पहले का वक्त याद हो तो जब आप बाजार में किसी से कर्ज लेने जाते थे तो वहां पर आपको महीने के 5% यानी लगभग 60 से लेकर 70% के प्रति वर्ष के ब्याज से आपको लोन की, कर्ज की अदायगी करनी पड़ती थी। लेकिन हमने अपने बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर यह प्रयास किया है कि आपको केवल 5% ब्याज दर तक, मामूली सालाना ब्याज दर पर आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए यह कर्ज प्राप्त हो सके। साथियों, हमारी सरकार वैसी सरकार नहीं है, और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जिसमें अपने दोस्तों और संबंधियों की बड़ी मात्रा में बैंक से लोन दिलवाया जाता है। हमारी सरकार इस देश की जनता की सरकार है। हमारी सरकार आप लोगों की सरकार है। जनता और हमारे बीच विश्वास का एक अटूट रिश्ता है। हम जनता पर विश्वास करते हैं और जनता भी हम पर विश्वास करती है, और हमारे बीच विश्वास का यह अटूट बंधन है। इसलिए हम आप नागरिकों को लोन दे रहे हैं, यह हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। आपको ध्यान होगा कि पहले केवल कुछ ऐसे विशेष लोग, कुछ ऐसे बड़े लोग हुआ करते थे जिनको लोन मिला करता था। जो लोग सरकार के ज्यादा करीब हुआ करते थे, जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे, उन लोगों पर सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुआ करती थी। पिछली सरकार में बिना मतलब के ऐसे भी कर्ज दे दिए गए जिसका नतीजा देश को आज तक भुगतना पड़ रहा है। साथियों, जब कोई आम आदमी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के पास कर्ज लेने के लिए जाता था तो आपसे तरह तरह की सिक्योरिटी मांगी जाती थी, जमानतदार मांगे जाते थे, तरह तरह की गारंटी आपसे मांगी जाती थी, क्योंकि आम आदमी और गरीब आदमी पर पुरानी सरकारों का, मैं समझता हूं, यह विश्वास नहीं था। इसीलिए आपसे सिक्योरिटी मांगी जाती थी, जमानतदार मांगे जाते थे। लेकिन अब हमें आम आदमी पर, अपने गरीबों पर और अपने व्यवसायियों पर हमारी सरकार को पूरा भरोसा है। इसीलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है। साथियों, इस देश के गरीबों ने, व्यवसायियों ने, यहां की जनता ने हम पर विश्वास जताया है, हम सबको आशीर्वाद दिया है, हमारी सरकार बनाई है। इसलिए हम सभी ये पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी और गारंटी के मामले में परेशान नहीं किया जाए। यानी इस पर आपको कोई सिक्योरिटी, कोई जमानतदार आपको नहीं देना होगा और आपको कर्ज प्राप्त हो जाएगा। साथियों, हमने अपने कार्यों और योजनाओं से आपके विकास के लिए हमेशा काम किया है, और आपने देखा होगा कि यदि कोई भी नागरिक हमारे किसी योजना में शामिल होता है तो हम उन्हें बाकी योजनाओं में भी शामिल करने के लिए एक मिशन मोड में काम करते हैं। आप में से कई लोग ये जानते हैं, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जो ऋण प्राप्त होता है, यानी ये खोमचा लगाने वाले जो वेंडर्स होते हैं, जो सड़क के किनारे लगाते हैं, और एक श्रम योगी मानधन योजना जैसी अनेक ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे लाभार्थियों को मिल रहा है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के छोटे कामगारों के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि, देश की आर्थिक संपन्नता का सपना देखा था। बापू का मानना था कि यदि देश की छोटे उद्योग सशक्त हुए तो ग्रामोदय होगा, और यदि इस देश के गांवों का उदय हुआ
तो हमारी विकास की गति स्वाभाविक रूप से और तेजी के साथ बढ़ेगी। बापू के उस सपने को ही साकार करने के लिए हम देश के छोटे उद्योगों को भी विकास की यात्रा में साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का यह प्रयास आप सभी विश्वकर्मा बंधुओं के बिना किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। इसलिए हम पीएम विश्वकर्मा के रूप में इस योजना के साथ आप सभी बहनों भाइयों के बीच में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस योजना का लाभ उठाएंगे और यह योजना आपके जीवन के विकास की गति के साथ साथ भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने में भी पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।